रैत राज्यों के उदय के क्रम में अब हम लोग देखते हैं मैसूर राज्य की स्थापना। ध्यान रहे, मैसूर राज्य पर वाडियार वंश का शासन था। मैसूर राज्य की स्थापना वास्तव में मध्यकालीन भारत के इतिहास की घटना है, लेकिन उसका एक राज्य या साम्राज्य के रूप में जो स्थापना होती है वो आधुनिक काल की घटना है, या यूरोपीय कंपनियों के जब भारत आगमन होते हैं उस दौरान ये घटना घटित होती है। ध्यान रहे कि दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य हुआ करते थे। जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है, दक्षिण भारत को वो अपने राज्य में विलय करना चाहता है दिल्ली सल्तनत में। ऐसे ही समय दक्षिण में बगावत होती है और दक्षिण में बगावत के परिणाम स्वरूप तीन सल्तनतों की स्थापना होती है। सबसे दक्षिण में मदुरा की सल्तनत, उसके बाद दो बड़े और यशस्वी राज्यों की स्थापना होती है, वे हैं विजयनगर 1336 और बहमनी साम्राज्य 1347। इन राज्यों का लंबे समय तक संघर्ष चलता है और तालिकोटा के युद्ध में 1565 में 5 बहमनी राज्य यानी बहमनी, बाद में उसका विभाजन हो गया तो विजयनगर के समक्ष 5 बहमनी राज्य खड़े हुए। 5 बहमनी राज्य जो खड़े होते हैं उनका नाम था गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर और बीजापुर। ये 5 राज्य जब आपको मिडल इंडिया पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहमनी और विजयनगर भी आपके पाठ्यक्रम में है, उनको उस समय बताया जाएगा। इन दोनों राज्यों विजयनगर और बहमनी, इन दोनों राज्यों में तो विजयनगर की तरफ से 5 और विजयनगर की तरफ से अकेले रामराय और बहमनी की तरफ से 5 में से 4 राज्यों के बीच, मतलब 4 राज्य एक तरफ, विजयनगर एक तरफ, इनके बीच आपसी संघर्ष होता है और वह संघर्ष तालिकोटा के युद्ध में बदल जाता है 1565 में। ध्यान रहे, उस समय दिल्ली पर बादशाह अकबर का शासन था। दक्षिण तक अभी उनका साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया था, वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य सक्रिय थे। और इन दोनों के बीच जब 1565 में तालिकोटा का युद्ध होता है, इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में विजयनगर अकेला पड़ गया और बहमनी 4 हो गए। 5 में से केवल बीदर ने उनका साथ नहीं दिया और इस तरह इन लोगों के संघर्ष में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बाद में रामराय के भाई तिरुमल जाकर के एक बार फिर साम्राज्य की स्थापना करते हैं बेनुगोंडा में, और उनकी वंशावली आगे बढ़ती रहती है। उसी में से एक सिपाहसालार या एक सरदार थे राजा वाडियार। राजा वाडियार ने उनके आदेश से एक रियासत की स्थापना की और वो थी मैसूर रियासत। राजा वाडियार ने जो मैसूर रियासत की स्थापना की, इस पर लंबे समय तक वाडियार वंश का शासन चलता रहा। इसी वाडियार वंश के एक अंतिम राजा कहें हम, उनका नाम था चिक कृष्णराज द्वितीय। चिक कृष्णराज द्वितीय के समय नंदराज और देवराज का शासन पर पूरी तरह वर्चस्व स्थापित हो गया था, यानी राजा पर ये दोनों सरदार पूरी तरह हावी थे। चिक कृष्णराज मुखौटा थे, नाम मात्र के राजा थे। नंदराज और देवराज का शासन पर वर्चस्व था। इसी नंदराज देवराज में से नंदराज ने हैदर अली नाम के एक सिपाही को विजयनगर की सेवा का और मैसूर की सेवा का अवसर दिया। देखिए, परिस्थितियाँ यहाँ से मोड़ लेती हैं। हैदर अली नाम के एक सैनिक को इस नंदराज ने एक सैनिक रूप में शासन में अवसर दिया। इतना हैदर अली इतने बहादुर थे, इतने प्रसिद्ध थे कि इसका असर राज परिवार पर भी हुआ और राजमाता के सहयोग से इन्होंने आखिरकार राज परिवार को संरक्षण देना शुरू किया। यहाँ से वो धीरे धीरे सत्ता में ऊपर चढ़ते। थोड़ा हम जान लें हैदर अली के बारे में। हैदर अली के पिता का नाम फतेह खां था, ये एक सिपाही था। फतेह खां, हैदर अली जब धीरे धीरे शासन सत्ता में ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो उसने अपनी निरक्षरता, अपने अल्प ज्ञान या अपने कम पढ़े लिखे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए खांडे राव नाम के एक ब्राह्मण को
शिक्षक बनाया, अपना शिक्षक। पुरनैया पंडित नाम के एक ब्राह्मण को अपने मंत्री बनाए। इस तरह से उन्होंने अपने जो शिक्षा में जो उनकी कमी थी, जो उनकी चातुर्य गुण में कमी थी, उसको इन ब्राह्मणों के सानिध्य से पूरा कर लिया। हैदर अली ने राजमाता से मिलकर नंदराज और देवराज को संन्यास लेने के लिए विवश कर दिया। एक काम इसने किया, अब राज परिवार का यह बहुत बड़ा सहयोगी बन गया। आगे देखें, 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। डिंडीगुल दक्षिण भारत में एक स्थान है, वहाँ मैसूर का शस्त्रागार था और इसी जगह का यानी डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया 1755 में हैदर अली। प्रिय छात्रों, ये भी ध्यान रहे कि दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की परिस्थितियों में इस समय मराठे बड़े शक्तिशाली थे। दक्षिण और पश्चिम भारत का कोई भी राज्य इनके समक्ष टिक नहीं पाता था। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई, मराठे कमज़ोर हुए, पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई और ऐसे समय में हैदर अली पूरी तरह से मैसूर की सत्ता पर काबिज हो गया। मैसूर की सत्ता पर अब उसका वर्चस्व हो गया और सत्ता पर वर्चस्व हो जाने के बाद अब उसका अंग्रेजों से संघर्ष अवश्यंभावी था। ध्यान रहे, मैसूर का अंग्रेजों से कुल 4 युद्ध हुआ, लेकिन हैदर अली के जीवन काल में 2 युद्ध हुआ। क्योंकि अंग्रेज चतुर थे, उन्होंने दक्षिण के राज्यों, पश्चिम के राज्यों यानी मराठों, निजाम, कर्नाटक इत्यादि को अपनी तरफ मिलाकर हैदर अली से मुकाबला करने के लिए एक सैनिक संगठन बनाया। लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो शुरू होता है 1767 से और चलता है 1769 तक, इस युद्ध में इस संघ को हैदर अली ने तोड़ने में कामयाबी पाई, तमाम लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कड़ी टक्कर इस कदर दी कि आखिरकार मद्रास की संधि हुई और मद्रास की संधि हैदर अली के इच्छानुसार हुई, हैदर अली की शर्तों के अनुसार हुई और इसमें अंग्रेज हैदर अली से एक तरह से जीत न सके। ये हैदर अली की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि किसी विदेशी शक्ति को उन्होंने एक भारतीय शक्ति ने परास्त किया। खैरहाल, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई मद्रास की संधि के तहत अंततः एक दूसरे के जीते हुए भाग वापस कर दिए गए और 1769 में आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम चरण समाप्त हुआ। लेकिन क्योंकि अंग्रेज भारत में साम्राज्य विस्तार के आकांक्षी थे, इसलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच चला। यानी 1780 में हैदर अली से अंग्रेजों का फिर युद्ध हुआ। श्री छात्रों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस समय ये आपस में युद्धरत थे, अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जिस समय हैदर से अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, कई मौक़ों पर अंग्रेजों ने यद्यपि हैदर को परास्त भी किया, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी और आगे कई मौक़ों पर हैदर अली ने भी अंग्रेजों को परास्त किया। लेकिन ऐसे समय में युद्ध में एक गोली लगने से हैदर अली घायल हो गए। ये बताया जाता है कि घाव पक गया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच चलता है, इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस तरह मैसूर साम्राज्य के संस्थापक हैदर अली की मृत्यु उस समय एक बड़ी घटना मानी जाती है। यद्यपि इसके तुरंत बाद टीपू आते हैं और उन्होंने साम्राज्य की सत्ता संभाल ली और आगे युद्ध किया। हम इसके बाद टीपू सुल्तान को पढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के बीच मैसूर के बादशाह बने। टीपू सुल्तान एक शिक्षित व्यक्ति थे। हैदर अली ये जब स्वयं निरक्षर थे, किंतु उन्होंने टीपू सुल्तान के शिक्षा दीक्षा का समुचित रूप से देखभाल के द्वारा इन्हें पढ़ाया लिखाया था, शिक्षित किया था। इसलिए एक पढ़े लिखे शिक्षित सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने दक्षिण में बादशाह की उपाधि धारण किया था।
इनके पिता हैदर अली बादशाह की उपाधि धारण नहीं किए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। टीपू सुल्तान के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति अंकित करवाई गई है। एक चीज़ हम इसमें आपको बताना भूल ही गए, टीपू सुल्तान ने अरबी में कैलेंडर जारी किए थे। यहाँ हम लिख सकते हैं तथा अरबी कैलेंडर जारी किया। ये टीपू सुल्तान ने अरबी कैलेंडर जारी किया था, लेकिन सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं युक्त आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे, अंकित करवाए थे। यह भी तथ्य आता है कि श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में एवं मैसूर किले में स्थित शारदा देवी के मंदिर हेतु टीपू सुल्तान ने प्रभुत्व दान दिया था। टीपू सुल्तान के प्रमुख मंत्री पुरनैया पंडित और कृष्णराव जैसे हिंदू दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। तो ये छात्रों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस क्रांति से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की सेना में, नौसेना में अनेक फ्रांसीसी सैनिक और अधिकारी कार्य करते थे। उन लोगों के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होता देख स्वयं को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और मैसूर में इन्होंने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में दो दल हुआ करते थे, जैकोबिन और जीरोदिस्ट, दो दल हुआ करते थे। जैकोबिन दल जो था वो प्रभावी था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य बने, जीरोदिस्ट नहीं बल्कि जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगे। बादशाह टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगे। इन्होंने मिस्र, कुस्तुनतुनिया, अरब, काबुल इत्यादि जगहों पर अपने राजदूत भी भेजे। 1799 में नौसेना बोर्ड का टीपू ने गठन किया और टीपू सुल्तान यद्यपि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही राजा बन गए थे, लेकिन उसमें अंग्रेजों और उनके बीच संधि हो गई थी, किंतु अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति का पालन करते थे। इस कारण वे किसी न किसी तरह मैसूर को हड़प लेने के चक्कर में लगातार पड़े रहते थे। इसलिए टीपू सुल्तान पर उन लोगों ने फ्रांसीसियों से मिले होने का आरोप लगाया। इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों और मैसूर में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और उनके साम्राज्य के लिए बड़ा घातक रहा। यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, टीपू सुल्तान के एक साले होते थे मीर सालिक साहब अपने धनी होने, अपने सुल्तान बनने के चक्कर में अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए थे और सारा टीपू सुल्तान के साम्राज्य की सूचनाएं उन्हें प्रदान करते थे। मीर सालिक साहब के विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जनरल मिंडोज के हाथों बुरी तरह परास्त हुए। अंग्रेजों की तरफ से जनरल कौन था? जनरल मिंडोज के द्वारा टीपू पूरी तरह से परास्त हुए। टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया गया और उनका आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यह भी घटना घटी कि जब 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान नहीं दे पाए तो उन्हें अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। ये बड़ी घटना घटी जो मैसूर राज्य के लिए बहुत खतरनाक रही। 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना, जिसे न दे पाने के नाते अपने पुत्रों को बंधक रखना, अपना आधा राज्य गंवाना, ये टीपू सुल्तान को बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ऐसी इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाए बगैर अपने शक्तिशाली शत्रु को परास्त कर दिया। यानी निजाम और मराठे ये अंग्रेजों की तरफ मिले हुए थे, थोड़े थोड़े लाभ के चक्कर में।
अंग्रेजों की तरफ लाभ के चक्कर में मिले हुए इन लोगों को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मिला कुछ नहीं। आधा राज्य अंग्रेजों का हुआ, उन्हें 3 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुआ। भविष्य के दावों पर निजाम और मराठे भूले हुए थे। इसीलिए उसने कहा, वेलेजली ने, कि हमने अपने शत्रु को पूरी तरह से परास्त कर दिया, अपने मित्रों को मजबूत बनाए बगैर। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होता है। लेकिन शीघ्र ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी छिड़ा। ज़्यादा समय नहीं लगा। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति होते थे वेलेजली हैरिस और स्टुअर्ट। ये दोनों लोग अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे और मैसूर की सेना का सेनापति तो स्वयं टीपू कर रहे थे। और जिस समय इन लोगों में यह युद्ध चल रहा था, सबसे भीषण युद्ध हुआ श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास। विश्वासघात के शिकार तो टीपू सुल्तान हो ही रहे थे। श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए और टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद इंग्लैंड के लॉर्ड समाज ने खुश होकर वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी। भारत में अंग्रेजों ने क्या किया? वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को राजा बना दिया। मैसूर का अधिकांश भाग स्वयं ले लिया और मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। इस प्रकार टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य एक तरह से अंग्रेजों के साम्राज्य का अंग बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन स्वायत्त राज्य के उदय में मैसूर किस तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास में उदय होता है उसका, और आधुनिक भारत के इतिहास में इसे हैदर अली एक राज्य की तरह स्थापित करते हैं और टीपू के मारे जाने के बाद किस तरह से मैसूर अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। तो छात्रों, आपने देखा होगा, चाहे मैसूर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो या निजाम हो या अवध हो, राजपूत हो या जाट हो, किस तरह से इन राज्यों का उत्तरवर्ती मुगल काल में उदय होता है एक स्वायत्त राज्य के रूप में, और किस तरह से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति का शिकार होते हुए उनके राज्य में उनका विलय हो जाता है। ये नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय में आप इस मैसूर राज्य को देखते हैं। ध्यान रहे, अब हमें आपको पढ़ाना चाहिए बंगाल, लेकिन मेरा ख्याल से ये बंगाल अभी ना पढ़ा करके ज़्यादा उपयोगी होगा कि नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय में बंगाल एक कड़ी होते हुए भी इसे तब पढ़ाया जाए जब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और भारत आगमन के बाद जब अंग्रेज़ों की भारत में स्थापना हो जाती है, तो वहाँ इसे पढ़ाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहीं इसी बंगाल से प्लासी की युद्ध होती है और अंततः बंगाल पर अधिकार करके अंग्रेज पूरी तरह से भारत में स्थापित हो जाते हैं। ये इसीलिए बंगाल को नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय में न पढ़ा करके हम आगे पढ़ाएंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और उसके बाद बंगाल के नवाब और अंग्रेज, उसमें बंगाल आएगा। तो बंगाल का भी किस तरह से उत्तरवर्ती मुगल काल में उदय होता है और किस तरह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होता है यह स्वायत्त राज्य, ये हम उसे वहाँ पढ़ाना चाहेंगे, बंगाल के नवाब और अंग्रेज। और उसके पहले पढ़ाना चाहेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और अंग्रेजों का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होना। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।